कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया के इतिहास में नफरत, युद्ध और नरसंहार का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। एक ऐसा आदमी जिसने सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खेला, पूरी एक नस्ल को दुश्मन बना दिया और दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। उसका नाम था अडोल्फ हिटलर। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हिटलर कौन था। असली सवाल यह है कि आखिर हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था। ऐसी कौन सी सोच थी जिसने उसे लाखों मासूम लोगों के खून का जिम्मेदार बना दिया। क्या यह सिर्फ राजनीति थी? क्या यह उसकी व्यक्तिगत जिंदगी का असर था, या फिर जर्मनी की बर्बादी ने उसे ऐसा बना दिया था? जब हम इतिहास की किताबों में हिटलर का नाम पढ़ते हैं तो अक्सर हमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि वो यहूदियों से नफरत करता था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये नफरत अचानक पैदा नहीं हुई थी। इसके पीछे कई परतें थीं: राजनीति, समाज, आर्थिक संकट, व्यक्तिगत असफलताएं, युद्ध की हार और लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने की कला। 20वीं सदी की शुरुआत में जर्मनी एक शक्तिशाली देश था। वहां की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने सब कुछ बदल दिया। लाखों सैनिक मारे गए, अर्थव्यवस्था टूट गई, लोग भूख से मरने लगे। और इसी तबाही के बीच जर्मनी को चाहिए था एक ऐसा नेता जो लोगों को उम्मीद दे सके। लेकिन उम्मीद देने की जगह हिटलर ने लोगों को एक दुश्मन दे दिया, यहूदी। हिटलर ने लोगों के दिमाग में ये बात डालनी शुरू कर दी कि जर्मनी की हर समस्या के पीछे यहूदी हैं। बेरोजगारी, यहूदी जिम्मेदार; महंगाई, यहूदी जिम्मेदार; युद्ध में हार, यहूदी जिम्मेदार। मीडिया, बैंक, बिजनेस, राजनीति, हर जगह उसने यहूदियों को दुश्मन की तरह पेश किया। लेकिन असलियत इतनी सीधी नहीं थी। दरअसल यूरोप में सदियों से यहूदियों के खिलाफ नफरत मौजूद थी। उन्हें अलग समुदाय माना जाता था। कई देशों में उन्हें जमीन खरीदने तक की अनुमति नहीं थी। कुछ जगहों पर उन्हें खास इलाकों में रहने को मजबूर किया जाता था। लोग मानते थे कि यहूदी सिर्फ पैसे और व्यापार में रुचि रखते हैं। धीरे धीरे ये सोच समाज में जहर की तरह फैलती गई। हिटलर ने इसी पुराने जहर को एक नई राजनीतिक ताकत बना दिया। अगर हम हिटलर के बचपन को देखें तो वो कोई बहुत अमीर परिवार में पैदा नहीं हुआ था। उसका पिता बहुत सख्त स्वभाव का था और मां बेहद भावुक। हिटलर बचपन से ही कलाकार बनना चाहता था। उसे पेंटिंग का शौक था, लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जब वो वियना गया और आर्ट स्कूल में एडमिशन लेने की कोशिश की तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। ये असफलता उसके अंदर गहरी चोट छोड़ गई। उस समय वियना में अलग अलग विचारधाराएं तेजी से फैल रही थीं। राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, नस्लवाद बढ़ रहा था और यहूदियों के खिलाफ प्रचार भी आम था। हिटलर वहीं से धीरे धीरे उन विचारों के संपर्क में आया जिनमें यहूदियों को समाज की समस्या बताया जाता था। वो अखबार पढ़ता था, राजनीतिक भाषण सुनता था और उन लोगों से प्रभावित होता गया जो यहूदियों के खिलाफ जहर उगलते थे। फिर आया पहला विश्व युद्ध। हिटलर जर्मन सेना में शामिल हुआ। उसने युद्ध में हिस्सा लिया। लेकिन जब जर्मनी हार गया तो पूरे देश में गुस्सा फैल गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ताकतवर सेना आखिर हार कैसे गई। उसी समय एक खतरनाक मिथक फैलाया गया, स्टैब इन द बैक, यानी पीठ में छुरा घोंपने वाला सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुताबिक जर्मन सेना युद्ध मैदान में नहीं हारी थी, बल्कि देश के अंदर बैठे लोगों ने गद्दारी की थी। और इस गद्दारी का आरोप लगाया गया यहूदियों और कम्युनिस्टों पर। यहीं से हिटलर को एक बड़ा राजनैतिक हथियार मिल गया। वो लोगों के गुस्से को दिशा देने लगा। उसने भाषणों में कहा कि जर्मनी को कमजोर करने वाले यहूदी हैं। उसने यहूदियों को ऐसे लोगों के रूप में पेश किया जो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं और देशभक्ति नहीं समझते। सच्चाई ये थी कि हजारों यहूदी सैनिकों ने भी जर्मनी के लिए युद्ध लड़ा था। कई यहूदी मारे भी गए थे। लेकिन प्रचार की ताकत सच से ज्यादा असरदार साबित हुई। और हिटलर एक बहुत अच्छा वक्ता था। वो जानता था कि डरे हुए और गुस्से में भरे लोगों को कैसे कंट्रोल करना है। वो बड़े बड़े भाषण देता, भीड़ उसके शब्दों पर चीखती, तालियां बजाती और धीरे धीरे उसके पीछे खड़ी होती चली गई। उसने नाजी पार्टी को सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं रहने दिया, उसने उसे एक आंदोलन बना दिया। लोगों को लगने लगा कि हिटलर ही जर्मनी को बचा सकता है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। हिटलर सिर्फ यहूदियों से नफरत नहीं करता था,
वो आर्य नस्ल को सबसे श्रेष्ठ मानता था। उसके मुताबिक दुनिया में कुछ नस्लें श्रेष्ठ हैं और कुछ कमजोर। वो चाहता था कि जर्मनी सिर्फ शुद्ध आर्य लोगों का देश बने। इसी सोच ने आगे चलकर लाखों लोगों की जान ले ली। उसने स्कूलों में बच्चों को सिखाना शुरू किया कि यहूदी अलग और खतरनाक हैं। किताबों में यहूदियों को गलत तरीके से दिखाया गया। फिल्मों, पोस्टरों और अखबारों में उनके खिलाफ प्रचार हुआ। छोटे छोटे बच्चे तक ये मानने लगे कि यहूदी दुश्मन है। यही किसी भी तानाशाह की सबसे बड़ी ताकत होती है, लोगों के दिमाग पर कब्जा। 1933 में जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, तब उसने धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म करना शुरू कर दिया। विरोधियों को जेल में डाला गया, प्रेस पर कंट्रोल कर लिया गया और फिर शुरू हुआ यहूदियों के खिलाफ सरकारी अभियान। यहूदियों की दुकानों का बहिष्कार कराया गया, सरकारी नौकरियों से उन्हें निकाला गया। डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, हर क्षेत्र से यहूदियों को हटाया जाने लगा। 1935 में न्यूरनबर्ग कानून लाए गए। इन कानूनों ने यहूदियों को जर्मन नागरिक होने के अधिकार से लगभग बाहर कर दिया। अब वे दूसरे दर्जे के इंसान बना दिए गए थे। लोगों को ये तक कहा गया कि वे यहूदियों से शादी न करें। समाज को नस्ल के आधार पर बांटा जाने लगा। धीरे धीरे जर्मनी में यहूदियों की जिंदगी नरक बनती जा रही थी। लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी आम लोगों की चुप्पी। कई लोग जानते थे कि गलत हो रहा है, लेकिन डर, प्रचार और राष्ट्रवाद के उन्माद ने लोगों को खामोश कर दिया। कुछ लोग खुद भी नफरत में शामिल हो गए। 1938 में क्रिस्टल नाख्त नाम की घटना हुई। इसे नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा जाता है। उस रात हजारों यहूदी दुकानों, घरों और धार्मिक स्थलों पर हमला किया गया। शीशे टूटे, लोग मारे गए, हजारों गिरफ्तार हुए और ये सब सरकार की जानकारी में हुआ। ये एक संकेत था कि अब हिंसा खुलकर शुरू हो चुकी है। दुनिया धीरे धीरे खतरे को समझ रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब नाजी शासन और ज्यादा क्रूर हो गया। कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले यहूदियों को पकड़कर अलग अलग कैंपों में भेजा जाने लगा। शुरुआत में उन्हें जबरन मजदूरी कराई गई, लेकिन बाद में ये कैंप मौत के कारखाने बन गए। ऑशविट्स, त्रिब्लिंका, सोबीबोर जैसे नाम आज भी इतिहास के सबसे भयावह अध्यायों में गिने जाते हैं। यहां इंसानों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता था क्योंकि वे यहूदी थे। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, किसी को नहीं छोड़ा गया। गैस चेंबर बनाए गए, लोगों को ट्रेन में भरकर लाया जाता और कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी खत्म कर दी जाती। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या सिर्फ हिटलर जिम्मेदार था? इतिहासकार कहते हैं कि अगर समाज में पहले से नफरत मौजूद न होती, अगर लोग सवाल पूछते, अगर प्रचार पर आंख बंद करके विश्वास न करते, तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी कभी नहीं होती। हिटलर ने सिर्फ लोगों के डर और गुस्से को इस्तेमाल किया। उसने एक समुदाय को बलि का बकरा बना दिया। और यही चीज इतिहास को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है, क्योंकि ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है। जब भी कोई नेता लोगों को बांटकर राजनीति करता है, जब भी किसी समुदाय को हर समस्या का जिम्मेदार बताया जाता है, जब भी नफरत को राष्ट्रवाद का नाम दिया जाता है, तब इतिहास खुद को दोहराने लगता है। हिटलर का उदय हमें यही सिखाता है कि आर्थिक संकट, बेरोजगारी और लोगों का डर अगर गलत हाथों में चला जाए तो पूरी मानवता खतरे में पड़ सकती है। और सबसे भयावह बात यह है कि शुरुआत हमेशा शब्दों से होती है, गोलियों से नहीं। पहले लोगों को अलग बताया जाता है, फिर उनसे नफरत करना सिखाया जाता है, फिर उनके अधिकार छीने जाते हैं और अंत में इंसानियत खत्म होने लगती है। लेकिन हिटलर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल ये था कि आखिर वो पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में क्यों लाना चाहता था? क्यों उसकी नफरत सिर्फ यहूदियों तक सीमित नहीं रही? और कैसे उसकी महत्वाकांक्षा ने दुनिया को ऐसे युद्ध में ढकेल दिया जिसमें करोड़ों लोग मारे गए? इसकी आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।